इस एक्सरसाइज में हम लोग यूजर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यूजर इंटरेक्शन से मतलब ये है कि आर्डिनो और कंप्यूटर का आपस में इंटरेक्शन करा सकें। कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर से कनेक्टेड है और कंप्यूटर के पास में एक कीबोर्ड भी है। तो आर्डिनो से कुछ मैसेजेस भेजे जा सकें जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दें और कंप्यूटर के कीबोर्ड से कुछ टाइप किया जा सके जो आर्डिनो रिसीव कर सके। फॉर एग्जांपल अपन एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है प्लीज एंटर टू नंबर्स। वो दोनों नंबर्स आर्डिनो तक जाते हैं और आर्डिनो उन दोनों नंबर्स को ऐड करता है और जो रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करने के लिए वापस कंप्यूटर की स्क्रीन पे भेजता है। एक और एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं। आर्डिनो यूजर से पूछता है एक स्ट्रिंग मैसेज देके प्लीज एंटर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर फेवरेट कलर और यूजर सेंड करता है वाई और आर्डिनो गैस करके बताता है उसके पास एक लिस्ट ऑफ कलर्स पड़ा है रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज उसमें से वो देखता है कि वाई से शुरू होने वाला कलर कौन सा है और वो यूजर को बोलता है ओ योर फेवरेट कलर इज येलो। तो इस तरह के इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स बनाने के लिए अपन लोग सीरियल पोर्ट जो कि माइक्रो कंट्रोलर पे टीएक्स और आरएक्स पिन दे रखी है ट्रांसमिट और रिसीव की पिन दे रखी है उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन नंबर 0 और 1 जो आर्डिनो बोर्ड की पिन्स हैं पिन नंबर 0 और 1 उनके पास TX और RX लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TX और RX लिखा हुआ है और यहाँ पे अपने पास में USB है। USB एक अलग प्रोटोकॉल है जो कि यूनिवर्सल सीरियल बस प्रोटोकॉल है और जो माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है जो उसकी सीरियल ट्रांसमिट रिसीव पिन्स है वो USB को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए क्या किया गया है कि माइक्रो कंट्रोलर की जो ट्रांसमिट और रिसीव की पिन्स हैं उनको अपन ने एक USB टू सीरियल कन्वर्टर चिप से जोड़ रखा है। ये अपने आप में एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है या फिर ये FT232 IC यूज किया करते थे आर्डिनो के पुराने वर्जन्स के अंदर। आर्डिनो ड्यूमिलानो एक पुराने वर्जन का एग्जांपल है। उसमें यहाँ पे सेपरेट माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा हुआ होता था USB टू सीरियल कन्वर्जन के लिए लेकिन अब इसमें एक सेपरेट माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये डेडिकेटेड इसी काम में लगा रहता है हर वक्त USB टू सीरियल कन्वर्टर और सीरियल डेटा जो माइक्रो कंट्रोलर से आता है उसको USB में कन्वर्ट करके USB पोर्ट पे भेज देता है। तो आज अपन ये बेसिक इंटरेक्शन पढ़ना चाहते हैं। ये बेसिक इंटरेक्शन अपन को पढ़ना है उसके लिए अपन लोग सबसे पहले आर्डिनो की हेल्प पे जाते हैं। हेल्प पे क्लिक कीजिए, रेफरेंस पे क्लिक कीजिए और सारी हेल्प ऑफलाइन स्टोर हो रखी है और हेल्प आपके पास में ब्राउज़र से ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप आर्डिनो लैंग्वेज रेफरेंस को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में समझा रखा है, वेरिएबल्स के बारे में, फंक्शंस हैं और ये कल अपन ने हाई लो और आउटपुट इनको यूज किया था। उसी तरीके से आज अपन एक सीरियल नाम की लाइब्रेरी है उसे स्टडी करना चाहते हैं। इसलिए अपन लोग इसमें कम्युनिकेशंस टॉपिक पे जाते हैं और कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर अपन लोग सेलेक्ट करते हैं सीरियल को और सीरियल की अपन आज हेल्प लेना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सीरियल पे क्लिक करते हैं आ, ये हेल्प पेज खुलता है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो बोर्ड एंड कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। तो अभी तो अपन ने डिस्कस किया था कि आर्डिनो बोर्ड और कंप्यूटर का ही कम्युनिकेशन लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अदर डिवाइसेस भी लिखा है। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है मान लीजिए आर्डिनो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेंसर से कनेक्टेड है जो ये बता रहा है कि अर्थ के किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वो जीपीएस सिस्टम पड़ा है जो आर्डिनो से कनेक्टेड है। तो जीपीएस की स्ट्रिंग आर्डिनो के अंदर आएगी और आर्डिनो वो डेटा हो सकता है किसी मॉडेम की मदद से सिम कार्ड की मदद से आगे किसी सर्वर को ट्रांसमिट करना चाहता है या फिर कुछ मैसेजेस जो हैं वो यूज़र को बताना चाहता है कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे अपन हैं। तो उसके लिए अपन ये सीरियल कम्युनिकेशन लाइब्रेरी जो है ये काम में लेंगे। सीरियल कम्युनिकेशन लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड है जिनको आज अपन इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।
तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं जो कि पास आपके आर्डिनो के एग्जांपल सेक्शन में भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप फाइल में जाते हैं, एग्जांपल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं, तो आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मिलते हैं। पर सबसे पहले अपन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है आर्डिनो की हेल्प में। तो सबसे पहले बिगिन, जैसे कि अपन हर चीज को इनिशियलाइज करते हैं, जो अपन सेटअप वाला सेक्शन लिखते हैं, इट इज फॉर इनिशियलाइजेशन। सीरियल कम्युनिकेशन की पहली कंडीशन ये है कि जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हो वो डेटा रिसेप्शन की स्पीड से सेम होनी चाहिए। एक आपको एग्जांपल देते हैं, प्रिंटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस। प्रिंटर उतना तेज प्रिंट नहीं कर सकता है जितना तेज कंप्यूटर उसको सेंड कर सकता है। तो कंप्यूटर और प्रिंटर आपस में अगर एक एग्रीमेंट कर लें कि उसकी ब्रॉडकास्टिंग रेट यानी बॉड रेट कितनी रहेगी, तो दोनों में बात हो सकती है। इसलिए अपन इससे बॉड रेट सेट करते हैं। सेट्स द रेट इन बिट्स पर सेकेंड, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग रेट फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। वैसे बीपीएस और बॉड की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ये हमेशा सेम नहीं होते हैं। यूजुअली बिट्स पर सेकंड बॉड रेट से ज़्यादा होती है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है जिसे अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अपन लोग बॉड रेट को 9600 पे सेट करेंगे और अपन इसके साथ में 8 बिट का डेटा भेजेंगे। नो पेरिटी बिट विच इज फॉर एरर चेकिंग एंड वन स्टॉप बिट विच इज फॉर फ्रेमिंग पर्पसेस। बट अपन लोग इन दो सिंटेक्सेस में से केवल पहला वाला सिंटेक्स काम लेंगे जिसमें सीरियल डॉट बिगिन और अपन स्पीड स्पेसिफाई कर देंगे। तो दोनों डिवाइसेस जो हो, ट्रांसमीटर और रिसीवर, उनके अंदर बॉड रेट सेम होनी चाहिए। अपन अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। तो बिगिन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि अपने को सेटअप के अंदर डिफाइन करना होगा। कुछ आर्डिनो बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल सीरियल पोर्ट्स हैं, इसलिए उनके लिए सीरियल 1, सीरियल 2 और सीरियल 3 भी दे रखा है। जैसे आर्डिनो मेगा बोर्ड के अंदर 3 एडिशनल सीरियल पोर्ट्स हैं, इसलिए उसके अंदर ये फीचर भी दे रखा है। फिर अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं, वॉइड सेटअप सीरियल बिगिन। ठीक है, तो इस सीरियल बिगिन जो लाइन है इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और इस सीरियल बिगिन लाइन को अपन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो serial dot begin 9600 is the baud rate at which the data would be transmitted। और सबसे सिंपल कमांड जो अपन लोग जानते हैं वो सबसे सिंपल कमांड है प्रिंट। अपन ने पहले भी यूज ले रखा है, अगर अपन ने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में सी आउट पढ़ा है। और प्रिंट कमांड को बहुत आसानी से काम में लिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट हेलो, पर मेरे को सीरियल डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा, सीरियल डॉट प्रिंट। और उसके बाद में मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, सीरियल डॉट प्रिंट, उसके बाद में हेलो, एंड लेट अस सी क्या होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को आर्डिनो पे सेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं टूल्स में जाता हूँ। पोर्ट पे जाके पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कॉम4 पे आर्डिनो जेन्यूनो उनो जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद में आप अपने स्केच को वेरीफाई, कंपाइल और अपलोड कर सकते हैं। अपलोड के लिए यूजुअली आप लोग ये बटन प्रेस करते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अपन एक शॉर्टकट की सीख लें और कंट्रोल यू प्रेस करें। कंट्रोल यू प्रेस करने से भी अपलोड का काम हो जाता है। आगे से अपन कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अपना प्रोग्राम जो है वो आर्डिनो में बर्न हो चुका है। 5% ऑफ प्रोग्राम स्पेस मेमोरी जो थी वो इसके अंदर कंज्यूम हो चुकी है। अब अपन टूल्स पे जाते हैं और टूल्स पे जाके सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम। फर्स्ट टाइम अपन यहाँ से चलते हैं, सीरियल मॉनिटर पे क्लिक किया। जैसे ही अपन सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करते हैं आर्डिनो रीसेट हो जाता है और यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो हेलो 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 कंटिन्यूअसली प्रिंट करते जा रहा है। इसके बाद अपन इस विंडो को क्लोज करते हैं। और ये हेलो इतना तेज प्रिंट कर रहा था, लूप बहुत तेज चलता है। अपना माइक्रो कंट्रोलर 16 मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल से कनेक्टेड है, वो 16 मिलियन
इंस्ट्रक्शंस, ऑलमोस्ट 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है असेंबली लैंग्वेज के। तो अगर अपन उसे धीरे धीरे प्रिंट करने का कहना चाहते हैं तो अपन उसे कहते हैं कि हर 500 मिली सेकेंड बाद हेलो प्रिंट करे। और ये जो हेलो है अपन हमेशा नई लाइन पे चाहते हैं, इसलिए प्रिंट एलन नाम का एक फंक्शन है, एलन नया ऐड हो गया है, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन मीन्स प्रिंट समथिंग एंड देन एक न्यू लाइन पे कर्सर को ले आए। तो हर बार प्रिंट होने के बाद कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब अपन अपलोड पे क्लिक करने की बजाय कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे। प्रोग्राम ट्रांसमिट हो चुका है और सीरियल मॉनिटर पे जाने के लिए अपन लोग यहां से भी जा सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एम को भी प्रेस कर सकते हैं। सो आगे से अपन लोग कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे। whenever you will press कंट्रोल शिफ्ट एम तो सीरियल मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा और अब आप देख रहे हैं कि हर आधे सेकंड बाद में हेलो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे बॉड जो है वो 9600 लिखा हुआ है। अगर मैं इस बॉड रेट को चेंज कर देता, यानी भेजने वाले की बॉड रेट यानी आर्डिनो की जो बॉड रेट है वो तो 9600 है, लेकिन पाने वाले की बॉड रेट अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे को गार्बेज कैरेक्टर मिलेंगे। जब भी मैं बॉर्डर रेट चेंज करता हूँ एक बार आर्डिनो रीसेट हो जाता है और अलग अलग तरह की बॉर्डर रेट के लिए मेरे को अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, उन बिट्स का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। इसलिए अभी ट्रांसमिट करने वाली जो डिवाइस है वो है आर्डिनो और रिसीव करने वाली जो डिवाइस है ये कंप्यूटर पे सीरियल मॉनिटर चल रहा है। इन दोनों की बॉर्डर रेट सेम होना जरूरी है। तो एज सुन एज मैंने इसकी बॉर्डर रेट 9600 की, ये हेलो सही से यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया है। अगर आप ऑटो स्क्रॉल को अनचेक कर देते हैं तो ये हेलो एक बार वन स्क्रीन फुल डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपकी स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होगी और ये बार जो है ये चेंज होता जाएगा। अभी अपन एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप सीरियल टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं। सीरियल टर्मिनल को स्टडी करने के बाद में अपन लोग एक चीज और देखना चाहते हैं कि अगर मेरे को दो लाइन छोड़ के हेलो चाहिए होता तो मैं यहाँ पे एक तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन एक बार और लिख देता और उसे मैं खाली छोड़ देता। और अब मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ अपलोड करने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ देखने के लिए कि अब क्या इफेक्ट है उसका। तो ये दो लाइन छोड़ छोड़ के प्रिंट कर रहा है। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन का अपन ने यूज देखा। अब अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं जैसे स्लैश आर और स्लैश एन कहते हैं। स्लैश आर स्टैंड्स फॉर कैरेज रिटर्न एंड स्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। आप लोगों ने अगर पहले सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की है या जावा की है या सी प्लस प्लस की है तो आपने स्लैश एन कैरेक्टर जरूर देखा होगा। स्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन का मतलब नई लाइन और स्लैश आर का मतलब है कैरेज रिटर्न। ये दोनों जो टर्म्स हैं कैरेज रिटर्न और लाइन फीड, इनको शॉर्ट में कैरेज रिटर्न को सीआर भी कहा जाता है। सीआर स्टैंड्स फॉर कैरेज रिटर्न एंड स्लैश एन स्टैंड्स फॉर एलएफ लाइन फीड। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में से एक कैरेक्टर जाता है या दोनों कैरेक्टर जाते हैं या दोनों की कॉम्बिनेशन जाती है, ये अपने को स्टडी करना है। सी आर एल एफ की जो टर्मिनोलॉजी है यानी स्लैश आर स्लैश एन की जो टर्मिनोलॉजी है वो टाइपराइटर से ली गई है। पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तब टाइपराइटर होता था और टाइपराइटर में एक पूरी लाइन टाइप करने के बाद में जो कैरेज होता था वो वापस बिगनिंग ऑफ लाइन पे लाना होता था और पेपर को आगे सरकाना होता था एक लाइन जितना, उसे लाइन फीड कहते थे। और कैरेज रिटर्न में कैरेज बिगनिंग ऑफ द लाइन पे आ जाता था। अगर आपने इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट होते वक्त देखा हो तो इंकजेट प्रिंटर पहले एक लाइन पूरी प्रिंट करता है, उसमें इंक का कार्ट्रिज चलता है, मूव होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जैसे जैसे वो प्रिंट करता है। जब एक लाइन पूरी हो जाती है तो इंक का कार्ट्रिज वापस अपनी होम पोजीशन पे रिटर्न कर जाता है और पेपर एक लाइन जितना आगे सरक जाता है, उसे अपन लाइन फीड कहते हैं। इसका मतलब कैरेज रिटर्न और लाइन फीड दोनों अलग अलग चीजें हैं।
कैरेज रिटर्न में इंकजेट प्रिंटर का कार्ट्रिज अपनी होम पोजीशन पे वापस रिटर्न कर जाता है, जबकि लाइन फीड के अंदर पेपर एक लाइन जितना आगे खिसक जाता है। जब ये टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर साइंस के अंदर बोरो की तो एक प्रॉब्लम हो गई। कैरेज रिटर्न का मतलब तो सिर्फ ये था कि जो कर्सर मान लीजिए अपने टर्म्स में, वो न्यू कर्सर जो है वो अपनी होम पोजीशन पे आ जाए। पर ये किसने कहा कि वो नई लाइन की होम पोजीशन पे आए? इसलिए कुछ लोग कंप्यूटर साइंस में सीआर और एलएफ को अलग अलग मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सीआर एलएफ एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग एक रेफरेंस यहाँ पे देखेंगे इनकी डेफिनेशन पढ़ने के लिए। तो कैरेज रिटर्न का मीनिंग क्या है? ऑन अ टाइपराइटर और कंप्यूटर प्रिंटर द एक्शन दैट रिटर्न्स इट टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, उसको तो अपन कैरेज रिटर्न कहते हैं। और लाइन फीड का मतलब है ऑन अ टाइपराइटर द एक्शन of the carriage roller to push the paper up one or more lines at a time is known as line feed। तो कैरेज रिटर्न और लाइन फीड अलग अलग वर्ड्स हैं, और अलग अलग सीरियल मॉनिटर्स जो हैं वो सीआरएलएफ को अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं। अपने को जब भी न्यू लाइन पे लाना होगा, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अपन सीआरएलएफ दोनों को यूज करें। तो स्लैश आर स्लैश एन दोनों यूज करें। आगे भी आप कोई प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उनमें सीआरएलएफ दोनों यूज होंगे। तो स्लैश, और मैं प्रिंट एल यूज नहीं किया करता हूँ, मैं प्रिंट यूज करता हूँ। और जब भी न्यू लाइन चाहिए होती है तो मैं स्लैश आर स्लैश एन लगा देता हूँ। प्रिंट एल जो था वो स्लैश आर स्लैश एन को पीछे लगाया करता था। आप जहाँ चाहें स्लैश आर स्लैश एन को लगा सकते हैं। जैसे मैं हेलो को नई, हर कैरेक्टर को नई लाइन पे, और उसके बाद में दो तीन लाइन खाली छोड़ना चाहता हूँ, कंट्रोल यू कंपाइल एंड अपलोड के लिए, एंड सेव, कंपाइल अपलोड सेव तीनों ऑपरेशंस कंट्रोल यू से हो जाएंगे। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ, फिर आप देखिए हेलो प्रिंट होते जा रहा है, और मैंने सीरियल मॉनिटर को वापस से क्लोज कर दिया। तो अपन लोगों ने स्लैश आर स्लैश एन का मीनिंग समझा। सीआरएलएफ पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे कुछ देर में। अब अपन दूसरी सीरियल कमांड्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अपन लोग प्रिंट के अलग अलग ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट के अंदर अपन लोग डायरेक्टली एक इंटीजर दे सकते हैं। अगर आप सीरियल डॉट प्रिंट 78 लिखते हैं तो वो 78 प्रिंट करेगा। अगर आप सीरियल डॉट प्रिंट 1.23 लिखते हैं तो भी वो उसको प्रिंट कर देगा। अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं सिंगल कोट्स में देके, तो भी वो एन को प्रिंट कर देगा। और अगर आप उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे कि आप हेलो वर्ल्ड में स्ट्रिंग पास करते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग एज इट इज सीरियल टर्मिनल के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो 78 की बाइनरी प्रिंट करे, तो आप 78 कॉमा BIN लिखेंगे, जिससे 78 की बाइनरी प्रिंट कर देगा। यानी कि ऑटो कन्वर्जन कर देगा, अपने को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप 78 की ऑक्टल वैल्यू मांगेंगे तो ये 78 को ऑक्टल के अंदर प्रिंट कर देगा। और यूजुअली अपन कॉमा DEC नहीं लिखा करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल के अंदर ही प्रिंट करता है। सीरियल डॉट प्रिंट हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहते हैं तो HEX लिख दीजिए। इसके बाद आप अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहते हैं, तो जैसे 1.23456 कॉमा 0 है, और ये केवल 1 प्रिंट करेगा क्योंकि पॉइंट के बाद आप 0 चाहते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं चाहते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 0 चाहते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 चाहते हैं, यानी प्रिसिजन जो है, डेसिमल प्रिसिजन, वो अगर आप 2 चाहते हैं तो वो फर्स्ट 2 डिजिट्स को वहां से ले लेगा। उसी तरह से आप 4 का प्रिसिजन चाहते हैं तो ये 4 का प्रिसिजन ले लेगा, 2 3 4 5, और ये 6 को इसने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर दिया है। ठीक है, यू कैन पास फ्लैश मेमोरी बेस, पर अपन इसे एक्चुअली रन करके देखते हैं क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है या ये एक्चुअली ऐसा कर रहा है। लेट अस सी। द बेस्ट थिंग इन computers is if you have doubt, ask the computer. The computer will tell you. Control U for compile, upload and save. Control Shift M for monitor. Comport is busy. Let's try one more time. तो इसने थोड़ा सा राउंड फिगर कर दिया है, वो मिसप्रिंट नहीं था। ठीक है, तो अपन ने प्रिंट के अलग अलग रूप देखे। और
प्रिंट से अपन अब तक सिर्फ ये कर पाए कि जो भी अपन लिख रहे थे कंप्यूटर की स्क्रीन, जब भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर प्रिंट आता था, तो उससे डेटा कंप्यूटर को चला जाता था। यानी आर्डिनो के सेंस में देखें तो ये केवल एक आउटपुट स्टेटमेंट है, अपन इससे केवल कंप्यूटर को बता सकते हैं। उसके बाद अपन ने प्रिंट एलएन पढ़ा, और एक पॉइंट अपने को प्रिंट के बारे में और पढ़ना है। जब आप प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने हेलो पास किया था, जब आप प्रिंट या प्रिंट एलएन के अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे हो, जब आप प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग को पास करते हैं, हेलो नाम की स्ट्रिंग को पास करते हैं, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इस प्रोग्राम का जो हेक्साडेसिमल कोड बनता है उसे आप इसमें फ्लैश मेमोरी में फ्लैश करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। तो जो फ्लैश मेमोरी है दैट इज नोन एज प्रोग्राम मेमोरी। एंड जब ये फंक्शन रन होना होता है तो ये जो हेलो है ये उस फंक्शन का पैरामीटर है, ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग रैम के अंदर लोड होती है, और फिर ये जो भी आप इस स्ट्रिंग का कर रहे हैं, इसे सीरियल टर्मिनल पे भेज रहे हैं, तो ये सीरियल टर्मिनल पे पास होती है। बट उसमें अपने रैम का थोड़ा एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है, कुछ बाइट्स अपने रैम के लग जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जैसे 5 बाइट्स हेलो के और एक इसका टर्मिनेशन कैरेक्टर /0, 6 कैरेक्टर्स अपने हेलो को स्टोर करने के लग जाते हैं रैम के अंदर। और अपन नहीं चाहते कि रैम कंज्यूम हो, रैम को अपन फ्री रखना चाहते हैं। तो अगर आप इसको एफ के अंदर रैप कर देते हैं तो ये फ्लैश मेमोरी से डायरेक्टली उठा लेगा बिना रैम के अंदर लोड किए। सो इट विल वर्क इक्वली, जैसा पहले काम करता था वैसा ही काम करेगा। ठीक है, जैसा पहले काम करता था वैसा ही काम करेगा, /r/n, लेकिन ये रैम में लोड हुए बिना काम होगा। डायरेक्टली प्रोग्राम मेमोरी जो है, जो फ्लैश मेमोरी है, उससे उठाएगा और सीरियल पोर्ट पे भेज देगा, रैम के अंदर लोड नहीं करेगा। सो इससे अपनी रैम बचेगी। तो लेट अस सी, अपन इसको सीरियल टर्मिनल के ऊपर देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करते हैं, और ये हेलो वैसे ही प्रिंट हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अपने प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई। अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें जो बहुत ज़्यादा यूज़र इंटरेक्शन वाला हो, जिसमें 100 बार सीरियल डॉट प्रिंट काम में आ रहा हो, और तब आप इस एफ के अंदर इसे रैप कर देते हैं, जस्ट आपकी जो स्ट्रिंग है उसको आपको कैपिटल एफ के अंदर रैप करना है। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लैश मेमोरी, डायरेक्टली फ्लैश मेमोरी से उठा के सीरियल पोर्ट पे भेज देगा, उसको रैम में लोड नहीं करेगा। दिस विल सेव आवर रैम एंड आवर program will become more efficient. You can pass flash memory based strings to serial.printf by wrapping them with f, for example serial.print. Now we will see what is this serial.write. So if you want to send a single byte, use serial.write. Let us see serial.write से क्या होता है। तो अपन लोग serial.write लिखते हैं, और मैं इसमें लिखना चाहता हूँ 9696, और इस प्रोग्राम को अपन कंट्रोल यू, यानी कि सेव, कंपाइल सेव एंड अपलोड, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एम सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए। और ये देखो एक सिंगल कोट प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 97 पास करता हूँ और कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ और फिर कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोअर केस ए प्रिंट हो रहा है। 96 जो है वो लोअर केस ए की एस की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हैं सीरियल डॉट राइट में, उसकी एस की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन, जो अपन देख चुके हैं। सीरियल डॉट प्रिंट एलन के अंदर अपन यहाँ पे फॉर्मेट भी दे सकते हैं। Format specifies the number base for integral data types or number of decimal places for floating data types. Okay. Then serial dot read, अपन यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं। अभी तक जो कुछ भी अपन ने पढ़ा था वो आउटपुट था। तो अपन लोग सीरियल डॉट रीड को सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे और जानबूझ के उसमें गलतियां करेंगे,
और फिर उन गलतियों को समझेंगे। ठीक है, तो सीरियल डॉट रीड जो है, रीड्स इनकमिंग सीरियल डेटा, रीड इनहेरिट्स फ्रॉम स्ट्रीम यूटिलिटी क्लास। ठीक है, ये रिटर्न क्या करता है, द फर्स्ट बाइट ऑफ इनकमिंग सीरियल डेटा अवेलेबल और -1 इफ नो डेटा इज अवेलेबल। अगर कोई डेटा अवेलेबल है तो उसका पहला बाइट रिटर्न कर देगा, या फिर -1 रिटर्न करेगा अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। इस चीज का आप वापस से ध्यान रखिए कि -1 रिटर्न करता है अगर डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो। serial dot print /r/n please enter something, और अपन कर देते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर, लेट अस से कैरेक्टर डेटा, और यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं डेटा इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, और फिर वापस यूजर को प्रिंट करा के दिखाते हैं कि उसने क्या एंटर किया। और अपन इसे कंट्रोल यू करते हैं। एक इसमें एरर आ गई है, यहाँ पे सिंगल कोट कंट्रोल, और एक डिले भी लगाना चाहिए था अपने को, डिले भी लगा देते हैं यहाँ पे। और फिर कंट्रोल यू अपलोड करने के लिए, लेकिन फिर भी डिले की स्पेलिंग DELEY, कंट्रोल यू, और सॉरी कंट्रोल यू में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, और कंट्रोल शिफ्ट एम। तो मैंने तो कुछ भी एंटर नहीं किया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू एंटर्ड कोई अजीब सा वाई कैरेक्टर, और ये रुक रुक के आ रहा है क्योंकि मैंने डिले दिया था। तो ये तो प्रॉब्लम की बात है। और यहाँ पे मैं चेक करके एक चीज़ और टाइप करना चाहता हूँ, इफ डेटा इक्वल टू -1, let us experiment and see what will happen. Control U, Control Shift M, अभी भी वही आ रहा है, प्लीज एंटर समथिंग एंड यू एंटर्ड दिस। हाँ, मुझे लिखना था इफ डेटा नॉट इक्वल्स टू -1, सीरियल डॉट रीड -1 तब रिटर्न करता है जब अपन ने कुछ भी एंटर नहीं किया हो। और यहाँ कंटिन्यूअसली आ रहा है प्लीज एंटर समथिंग, प्लीज एंटर समथिंग, प्लीज एंटर समथिंग, उसमें भी एंटर की स्पेलिंग गलत है। तो ये लूप तो अपना चल रहा है, बस ये इफ कंडीशन नहीं चल रही है, और इस बार ये डिले भी लूप के अंदर आ गया था। इस डिले को अपन बाहर लिखते हैं, और अब अपने साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंटिन्यूअसली यूजर को प्रॉम्प्ट करते जा रहा है प्लीज एंटर समथिंग, और यूजर को एंटर करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहा है। मैंने वापस से कंपाइल किया और मैंने वापस से इसको सीरियल पोर्ट पे देखने की कोशिश की, ये प्लीज एंटर समथिंग कहते जा रहा है, और जब भी सीरियल डॉट रीड चलता है वो बार बार -1 रिटर्न करता है। -1 रिटर्न करने की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। -1 रिटर्न करता है बार बार, सीरियल डॉट रीड बार बार -1 रिटर्न करता है, और -1 रिटर्न करता है, उसकी वजह से ये लाइन नहीं चल पा रही है कि उसने क्या एंटर किया। इसका मतलब ये एक नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन है। नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन का मतलब है कि इसके लिए कंप्यूटर रुकता नहीं है, या जो प्रोग्राम है वो इसके लिए रुकता नहीं है। रुकता नहीं है का मतलब है कि वो बस देख के आ जाता है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है।
अगर वहाँ नहीं है तो वो वापस रिटर्न हो जाता है। तो अपने को पहले चेक करना चाहिए कि अगर सीरियल पोर्ट पे कुछ पड़ा है तो उसको रीड करे। इसलिए अपन लोग एक फंक्शन और स्टडी करने वाले हैं और उस फंक्शन का मीनिंग है, उसका नाम है सीरियल डॉट अवेलेबल, जो अपने को अवेलेबिलिटी चेक करके बताता है। ठीक है, गेट द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर रीडिंग फ्रॉम सीरियल पोर्ट। This is data that's already arrived and stored in serial receive buffer which holds 64 bytes। तो अपन लोग ये serial dot available काम में लेने वाले हैं, और serial dot available का मतलब है ये सिर्फ देख के बताता है कि serial port पे कोई डेटा आया हुआ है क्या। अगर डेटा आया हुआ होगा तो ही वो उस डेटा को रीड करेगा। यानी अपन इसको अगर यूज करें, serial dot available को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, अगर अपन यहाँ पे serial dot available को यूज करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर ऐसा सीरियल डेटा अवेलेबल है, इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर डेटा आया हुआ है तो डेटा को रीड करना है। ठीक है, अगर डेटा आया हुआ है तो डेटा को रीड करने जाए, नहीं तो रीड फंक्शन जो है वो फालतू जा रहा है। और फिर अपने को चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि रीड ने क्या रिटर्न किया है। देखो, अगर सीरियल पोर्ट पे डेटा आया हुआ है तो सीरियल डॉट अवेलेबल जो है वो 0 से बड़ा नंबर रिटर्न करेगा, और उस नंबर को ये डेटा नाम का जो वेरिएबल है ये रीड कर लेगा और अपने को यहाँ पे डिस्प्ले कर लेगा। और अपन इसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद में अपन इसे रन करते हैं और देखते हैं कैसे बिहेव करता है। प्लीज एंटर समथिंग, ये प्लीज एंटर समथिंग अभी भी बार बार आ रहा है। ये किस लिए आ रहा है? तो अपन लोग कहते हैं कि ये सीरियल, ये जो प्लीज एंटर समथिंग था इसे यहाँ से कट कर देते हैं और अपन सेटअप के अंदर जाके प्रिंट कर देते हैं सीरियल, जिसमें ये लिखा हुआ है प्लीज एंटर समथिंग। ठीक है, प्लीज एंटर समथिंग अपन ने यहाँ पे दे दिया तो एक बार ही प्रिंट होगा। सेटअप वाला कोड तो सिर्फ एक बार चलता है, लूप वाला बार बार चलता है। तो वेरी फर्स्ट टाइम तो इसकी वजह से प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर समथिंग। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट भी लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम चल रहा है, और ये एक ही बार यूजर को लिखेगा प्लीज एंटर समथिंग। ठीक है, और इसको अपन ने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में अपन ने इसका बिहेवियर देखने के लिए इसे पोर्ट के ऊपर देखा प्लीज एंटर समथिंग। तो अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ABCD और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यू एंटर्ड ABCD हर एक के लिए अलग अलग आ रहा है, सबके लिए कॉमन नहीं आया। एक तो मेरे को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये प्रॉम्प्ट एक ही बार आता है, इसलिए मैं ये यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ वापस से प्लीज एंटर समथिंग। इसके अंदर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखा है। अब अपन इस कोड को वापस चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद में अपन सीरियल पोर्ट पे गए प्लीज एंटर समथिंग, और ये जो ऊपर वाला बार दे रखा है इसके अंदर मुझे टाइप करना है ABCD। मैंने टाइप किया। जब मैं ये सेंड बटन प्रेस करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ तो साथ में एक चीज और जाती है। अगर आप, जैसे आपने CR और LF के बारे में पढ़ा, तो जब आप एंटर प्रेस करें तो क्या केवल कैरेज रिटर्न जाना चाहिए, क्या केवल न्यू लाइन जाना चाहिए, क्या CR और LF दोनों जाना चाहिए, या फिर नो लाइन एंडिंग, जितने कैरेक्टर भेज रहे हैं उतने कैरेक्टर ही जाने चाहिए। इनमें से कोई भी आप अभी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे अपन को इन चारों से फर्क पड़ेगा। अभी मैंने नो लाइन एंडिंग यूज कर रखा है, यानी जितने कैरेक्टर भेजूं सिर्फ उतने कैरेक्टर, या लेटस से मैं कम से कम ना कैरेज रिटर्न यानी एंटर की का जो खुद का है ना 13 ASCII वैल्यू, उसको मैं भेज देता हूँ। यानी अब मैं सेंड प्रेस करूंगा तो 5 कैरेक्टर जाएंगे ABCD के अलावा, एक एंटर यानी 13 यानी कैरेज रिटर्न भी जाएगा। तो ये कह रहा है कि यू एंटर्ड ABCD, और एक खाली जगह और आया है, तो टोटल 5 कैरेक्टर्स जो थे वो यहाँ पे एंटर हुए हैं। और ये कैरेक्टर्स बाकी के बफर में रह गए। A तो मैंने दिया था, BCD और जो एंटर था
ये इसने नहीं लिए, एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर लेता है। तो ये सीरियल डॉट रीड है, इससे अपन और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो सीरियल डॉट अवेलेबल अपन पढ़ चुके हैं। सीरियल डॉट रीड बाइट्स पढ़ते हैं। सीरियल डॉट रीड बाइट्स रीड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम सीरियल पोर्ट इनटू अ बफर, यानी कि अनेक कैरेक्टर्स रीड करने के लिए है। जबकि सीरियल डॉट रीड जो अपन ने पढ़ा था, सीरियल डॉट रीड अपन ने पढ़ा था, वो क्या कर रहा था कि एक ही कैरेक्टर रीड कर रहा था, रिटर्न्स द फर्स्ट बाइट ऑफ इनकमिंग सीरियल डेटा। तो सिर्फ फर्स्ट बाइट को ये रीड करता था। बाद में अपन लोग ये भी देखेंगे कि हमें तो एक ही बाइट रीड करना है और बाकी के कैरेक्टर्स को हमें डिस्कार्ड करना है। अगर वो करना होता तो कैसे करते? क्या आप अभी देखना चाहते हैं? सीरियल डॉट रीड को अपन चाहते हैं कि केवल ए को ले और बाकी पूरे डेटा को ये डिस्कार्ड कर दे। इसकी ज़रूरत अपने को पड़ेगी। इसे बफर को फ्लश करना कहते हैं। जो कीबोर्ड बफर है उससे डेटा आया है, जो सीरियल पोर्ट के बफर में पड़ा है, उस बफर को अपन फ्लश कर देना चाहते हैं। यानी कि अभी जो अपन ने देखा था बिहेवियर, जिसमें अपन ने ABCD एंटर किया था, अपन ने यहाँ पे ABCD एंटर किया था, ABCD आ गया। मैं चाहता था ये केवल A ले, BCD फ्लश हो जाए, यानी कि यूजर ने BCD और एंटर, ये जितना भी चीज थी एक्स्ट्रा वो पूरी फ्लश हो जाए, और फिर ये मेरे से नई वैल्यू मांगे और मैं 1 2 3 देता हूँ। तो ये 1 2 3 में से भी केवल 1 को ले और 2 3 और एंटर जो थे वो फ्लश हो जाएं। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? तो अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो भी अपने को डेटा चाहिए था वो तो सीरियल डॉट रीड ने रीड कर दिया। सीरियल डॉट रीड ने जब उस चीज को रीड कर दिया, उसके बाद में अपन लोग क्या करते हैं कि फालतू का सीरियल डॉट रीड करते हैं, जब तक कि वो बफर खाली नहीं हो जाए, और उसको अपन यूज नहीं करेंगे। वाइल सीरियल डॉट रीड नॉट इक्वल्स टू 0, सीरियल डॉट रीड नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक इस लूप को बार बार चलाए। इस लूप को बार बार चलाने से बार बार सीरियल डॉट रीड चलेगा, और सीरियल डॉट रीड इतनी बार चलेगा जितने कि वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे। लेट अस सी इससे क्या होता है। इसी कोड को 2 3 और तरीकों से भी लिख सकते हैं जो अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसे कंपाइल किया, फिर अपन लोग सीरियल मॉनिटर पे चले और प्लीज एंटर समथिंग ABCD, और मैंने एंटर की प्रेस की। इस बार तो इसने वो भी नहीं लिया है ABCD, और मैंने एंटर किया तो इस बार तो ये वो भी नहीं ले रहा है। सीरियल डॉट रीड नॉट इक्वल्स टू -1 लिखना था मेरे को। Ctrl+U, और उसके बाद में Ctrl+Shift+M। Ctrl+U, Ctrl+Shift+M, प्लीज एंटर समथिंग, और मैंने एंटर किया ABCD करते हैं और एंटर प्रेस किया। तो इसने केवल A ले लिया है और आगे के लिए कह रहा है प्लीज एंटर समथिंग। तो मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 और एंटर करता हूँ। उसमें से केवल इसने 1 को लिया है और बाकी पूरी चीज को इसने फ्लश कर दिया है। तो ये चीज बहुत यूजफुल है। अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आया तो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। एक मैं डमी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर डमी, ठीक है। और डमी वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज अपन रीड कर लेते हैं। डू यानी कम से कम एक बार तो करना ही है। डमी इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, जो भी आया है उसको डमी में डाल दे, और वाइल डमी नॉट इक्वल्स टू 1। जब तक डमी -1 नहीं हो जाता है, जब तक डमी -1 नहीं हो जाता है,
तब तक क्या करता जाए कि बार बार सीरियल पोर्ट को रीड करता जाए और उसकी वैल्यू डमी के अंदर डालता जाए। तो ये वाला कोड लिखने पे जितने भी अपने पास में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ये रीड कर लेगा। तो इस कोड को अपन लोग फ्लश करने का कोड कह सकते हैं, जो सीरियल बफर को फ्लश कर सकता है। तो क्यों नहीं अपन लोग इसको एक कट करके और एक खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दें और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम रख देते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, void flush flush stdin, और ये कोई पैरामीटर लेता भी नहीं है, बस इसको अपने को कॉल करना है और ये अपने डमी नाम का जो इंटीजर है उसके अंदर वैल्यूज डालता जाएगा। ये इंटीजर डमी भी नीचे डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब अपने पास में एक छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम है फ्लश stdin। अपन लोगों को बार बार स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को फ्लश करना होगा। अपने केस में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अपन इसी को मान रहे हैं, सीरियल पोर्ट को। और सीरियल डॉट रीड कर लिया एक बार आपने। सीरियल डॉट रीड करने के बाद में आप एफ फ्लश stdin दे सकते हैं। अभी अपन इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं, इसको भी अपन आगे और डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन ने कंट्रोल यू प्रेस किया, कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया और फिर ये वापस चलता है, प्लीज एंटर समथिंग। मैंने डाला एप्पल और इसने एप्पल का केवल ए लिया, बनाना बनाना का केवल बी लिया। पर अब मैं यहाँ पे एब्सर्ड इनपुट देता हूँ, मैं बहुत लंबा सारा इनपुट देता हूँ इसको, 64 कैरेक्टर्स से भी ज़्यादा का इनपुट देता हूँ। मैं कैरेक्टर्स टाइप करते जा रहा हूँ, थोड़े 1, थोड़े 2, थोड़े 3, थोड़े 4, थोड़े 5। तो इसने 2-3 कैरेक्टर तो ले लिए हैं, जबकि मैं चाहता था कि वो एग्जैक्टली एक कैरेक्टर ले। जैसा आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग देता हूँ और उसे देते जाता हूँ देते जाता हूँ देते जाता हूँ, लंबी सारी स्ट्रिंग 20 टाइम्स ये स्ट्रिंग देता हूँ, 30 टाइम्स ये स्ट्रिंग देता हूँ। ऐसे ही आपको टेस्ट करना होता है प्रोग्राम। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसने इस बार भी इस बार 3 कैरेक्टर्स ले लिए, मैंने ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग दी थी। तो ये जो फ्लश करता है उसके बाद वापस से कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसलिए अगर मैं थोड़ा सा रुक के फ्लश करता हूँ, जैसे डिले 100, थोड़ा 100 मिली सेकेंड रुक के फ्लश करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। या लेट अस से 200 मिली सेकेंड्स रुक के फ्लश करता हूँ तो क्या होता है। अब मैं वापस से उसी तरह से एब्सर्ड स्ट्रिंग दे रहा हूँ, लंबी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, खूब सारे 1, खूब सारे 2, खूब सारे 3, खूब सारे 4, खूब सारे 5 और खूब लंबी स्ट्रिंग। तो देखो उसने केवल 1 को ही लिया है और प्लीज एंटर समथिंग वापस कह रहा है। यानी अभी जो मैंने कम से कम इसको 100 कैरेक्टर्स दिए थे या 200 कैरेक्टर दिए थे, उनमें से इसने एक ही लिया है। अब ये डिले बार बार लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस डिले को यहाँ से कट करता हूँ और डिले को कट करने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये जो डिले है इसको भी मैं यूज़र से पास करवा देता हूँ कि कितनी देर बाद फ्लश करना है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम है, तो अपन MILI टाइम लिख देते हैं यहाँ पे। और ये जो मिली टाइम है इसको एज अ पैरामीटर इसमें पास कर देते हैं, इंटीजर मिली टाइम। और मिली टाइम जो है, तो अब अपना पूरा फंक्शन ये हो गया है। इस फंक्शन का नाम है फ्लश stdin। इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है कि कितनी देर बाद में फ्लश करे, और ये उतनी देर बाद में उसे फ्लश कर देता है। अगर अपन एक वेरिएबल बचाना चाहते हैं तो डमी नाम का वेरिएबल बचाया जा सकता है। बट कोड रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डमी वेरिएबल काम लिया है। बाकी एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग में अगर आप एक बाइट भी बचा सकते हो तो वो बचाना चाहिए। और अब अपन जो एफ फ्लश stdin काम ले रहे थे उसके अंदर 200 अपन ऐसे पास कर सकते हैं। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब अपन लोग एक गेट कैर नाम का फंक्शन बनाएंगे जो कि एक कैरेक्टर रीड करता है। इसलिए मैं यहाँ से इफ सीरियल डॉट अवेलेबल को कट कर लेता हूँ और इस इफ के ब्रेस को भी यहाँ से हटा देता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। उसका नाम रख देते हैं गेट कैर। गेट कैर एक ब्लॉकिंग फंक्शन होता है, इसको अपन कुछ पास नहीं करते हैं और ये अपने को एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। और इसके अंदर अपन लोग लिख लेते हैं इफ सीरियल डॉट अवेलेबल डेटा इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, और ये अपने को रिटर्न कर देगा डेटा, रिटर्न डेटा। और यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो जाता है और अपने को डेटा नाम का लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। तो अपन लोग यहाँ पे ले लेते हैं कैर डेटा। यहाँ पे डेटा टाइप मैंने कैर ले लिया है। तो डेटा टाइप का नाम है कैरेक्टर और डेटा अपने वेरिएबल का नाम है और डेटा इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड लिखा है और इसका नाम डेटा की जगह अपन लोग एक बाइट रख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मोर अप्रोप्रिएट रहता, क्योंकि डेटा जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए होता है जबकि बाइट एक सिंगल वैल्यू है। डेटा का सिंगुलर फॉर्म जो है वो डेटम होता है, तो ये इनअप्रोप्रिएट नाम हो जाता। एनीवेज अपन एक वेरिएबल बचाने के बारे में भी बात कर सकते हैं। अपन इसे यहाँ से हटा दें और इस रिटर्न कीवर्ड को यहाँ लिख देते हैं और ये डेटा यहाँ से हटा देते हैं और इफ लगाने की बजाय अपन वाइल लगा देते हैं। वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल टू जीरो, जब तक सीरियल डॉट अवेलेबल 00 है। देखो ये अपन जो गेट कैर बना रहे हैं, ये गेट कैर एक ब्लॉकिंग फंक्शन है। आप लोगों ने ऑलरेडी सी लैंग्वेज में गेट कैर नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है। गेट कैर एक ब्लॉकिंग फंक्शन है, वो प्रोग्राम को उस वक्त तक रोक देता है जब तक कि उसको एक कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो अपन ने वही गेट कैर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। फंक्शन का नाम है गेट कैर। एक कैरेक्टर लेगा, एक कैरेक्टर कीबोर्ड से लेगा और जब तक एक कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक रुका हुआ रहेगा। इसलिए अपन ने एक वाइल लूप लगा दिया। जब तक सीरियल बफर के अंदर कोई बाइट अवेलेबल है ही नहीं, नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल इन द सीरियल पोर्ट 0 है, तब तक क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सेमीकोलन करेगा। और जब इस लूप से बाहर आएगा उसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा और उस वक्त सीरियल डॉट रीड करेगा और उसे रिटर्न कर देगा। तो ये अपन ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। और अब अपन गेट केयर को एक्चुअली यूज करेंगे। तो ये गेट केयर अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, इससे अपने प्रोग्राम की कोड रीडेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं कि डेटा अपन ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। अब अपन सिंपली लिख सकते हैं डेटा इक्वल्स टू गेट केयर और अब अपनी कोड रीडेबिलिटी बढ़ गई। अपने को बार बार ये काम करना पड़ता, बार बार अपने को दो काम करने पड़ते। एक तो गेट कैरेक्टर अपने को आगे काफ़ी यूजफुल रहेगा, खुद का बनाया हुआ गेट कैर जो कि ब्लॉकिंग हो, और खुद का बनाया हुआ फ्लश stdin ये आगे के लिए यूजफुल रहेंगे, इसलिए अपन ने ये ले लिया है। आप मिली की स्पेलिंग भी करेक्ट कर सकते हैं, MILLI लिख सकते हैं, MILLI लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब अपन इसे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं टेस्टिंग के लिए कि ये सही है या नहीं है। और ये फाइनली एग्जीक्यूट किया। प्लीज़ एंटर समथिंग, और अपन ने एंटर किया ABCD और इसने केवल A को लिया है और मैंने PQR एंटर किया और इसने केवल P को लिया है। लेकिन अभी भी अपन स्ट्रिंग एंटर नहीं कर पाए, गेट कैर से तो केवल एक कैरेक्टर ही अपन एंटर कर पाए। इसलिए अपन अगला फंक्शन जो देखने वाले हैं हेल्प में चल के, वो है रीड बाइट्स। अभी तक तो अपन ने जो सीरियल डॉट रीड पढ़ा था, सीरियल डॉट रीड में था द फर्स्ट बाइट ऑफ इनकमिंग डेटा, ये रिटर्न करता है या फिर -1 रिटर्न करता है। अब इस टॉपिक में अपन पढ़ रहे हैं सीरियल डॉट रीड बाइट्स। ये मल्टीपल बाइट्स रीड कर सकता है। सीरियल डॉट बाइट्स रीड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम सीरियल पोर्ट इनटू अ बफर, किसी स्ट्रिंग के अंदर रीड कर लेगा।
द फंक्शन टर्मिनेट्स इफ द डिटरमिन्ड लेंथ हैज बीन रीच्ड, यानी अपन उसे पहले ही बता देते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर रीड करना है, और उतनी देर तक अगर कोई कैरेक्टर्स देता नहीं है अपने को तो इसमें एक टाइम आउट हो जाएगा। यानी कि ये एक तरह का ऐसा फंक्शन है जिसका सिंटेक्स यहाँ पे दे रखा है। सीरियल डॉट रीड बाइट को आप कॉल करते हैं, एक स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे आप एक कैरेक्टर एरे का नाम यहाँ पे पास करते हैं। Strings and character buffers are two different things. तो we will see in the next example. अपन लोग एक कैरेक्टर बफर यहाँ पे पास करते हैं और टोटल मैक्सिमम अपन यहाँ पे लेंथ पास करते हैं। ये लेंथ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन एग्जांपल में देखेंगे, अगर आपने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज 20 है और यूजर 100 कैरेक्टर्स एंटर करता है, तो ये फंक्शन जो है ये केवल उतने ही कैरेक्टर्स लेगा जितनी आपने मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर रखी है। इससे बफर ओवरफ्लो की एरर नहीं होगी। तो अब अपन लोग इस सीरियल डॉट रीड बाइट को यूज करते हैं, रीड बाइट्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखते हैं इसमें नीचे कोई रेडीमेड एग्जांपल तो नहीं है। रेडीमेड एग्जांपल नहीं है, अपन लोग बनाते हैं इसे। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि डेटा जो था अपना, वहाँ पे अपन इसे कैरेक्टर एरे बना देते हैं जिसकी मैक्सिमम अपन लोग 25 दे देते हैं कि 25 कैरेक्टर्स जो है वो ये ले सकता है। और यहाँ पे अपन लोग सीरियल डॉट रीड बाइट्स के अंदर अपने कैरेक्टर एरे का नाम पास कर देते हैं जो कि डेटा हो गया, और मैक्सिमम लेंथ में सेफ साइड में रहने के लिए एक कमी पास करता हूँ, क्योंकि अपन ने 25 का डिक्लेयर किया तो अपन 24 ही इसको पास करते हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, और अपन ये अपना फ्लश एसटीडीआईएन काम में यहाँ पे नहीं लेते हैं। और मेरे को ये एग्जांपल अच्छे से समझाने के लिए इस चीज़ को और छोटा बनाना चाहिए। मैंने यहाँ पे डेटा 5 ही डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे मैं सेफ साइड रहने के लिए 4 ही डिक्लेयर करता हूँ ताकि अपन कैरेक्टर्स को काउंट कर सकें एग्जाम्पल में। तो कंट्रोल यू प्रेस किया, कंट्रोल यू के बाद कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया, और यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर समथिंग, प्लीज एंटर समथिंग, प्लीज एंटर समथिंग, यू एंटर्ड नथिंग, और ऐसे आ रहा है और यह इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अपन इसे देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अगर सीरियल बाइट अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पहले लिखना पड़ेगा कि ये सीरियल बाइट्स भी नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन है, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन है मतलब ये जाता है, रुकता नहीं है। कैरेक्टर्स आए हुए होते हैं तो ले आता है, नहीं तो रिटर्न हो जाता है। तो अपने को लिखना पड़ेगा इफ सीरियल डॉट अवेलेबल नॉट इक्वल्स टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा हो अगर बाइट्स आए हुए, तो फिर ये रीड बाइट्स करेगा, ठीक है। 4 कैरेक्टर्स रीड करेगा, फिर अपने को प्रिंट करके दिखाएगा कि आपने ये एंटर किया, और अगली बार के लिए प्रॉम्प्ट देगा। और ये फ्लश एसटीडीआईएन अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, और बाद में यूज़ करेंगे ताकि उसका इफेक्ट दिख सके। अपन ने अपलोड पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एम सीरियल मॉनिटर के लिए, प्लीज एंटर समथिंग, मैं कहता हूँ राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय। तो उसको 4 कैरेक्टर्स ही लेने के लिए कहा हुआ था। तो उसने क्या किया है, अगर मैं वापस से आपको यहाँ पे टाइप करके बताऊं राहुल इज अ गुड बॉय, अगर यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाऊं मैं RAHUL is a good boy, और यहाँ पे देखें तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो थे RAHU राहु, वो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद अगर अपन देखें L से 4 कैरेक्टर, तो L ब्लैंक स्पेस IS आगे आ गया है, फिर ब्लैंक स्पेस A ब्लैंक स्पेस G आगे आ गया है, और OOD ब्लैंक स्पेस यहाँ आ गया है, और BOY से तो आगे कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये कैरेक्टर्स इसने रीड कर लिए हैं। यानी कि मेरे को 4 ही कैरेक्टर रीड करने थे और वो लूप में था, और मैंने पीछे फ्लशिंग नहीं की बफर की, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैं अपने एफ फ्लश एस टी डी आई एन को, जो कि सी लैंग्वेज में होता है वैसा अपन ने खुद ने फ्लश एस टी डी आई एन बनाया, इसे एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ पे केवल 200 पास किया हुआ है।
अब अपन इसे एक बार कंपाइल करते हैं और अपलोड करते हैं, सेव करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एम से देखते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ राधा इज अ गुड गर्ल, और मैं ये राधा इज अ गुड गर्ल को कॉपी करके भी रख लेता हूँ स्ट्रिंग को और सेंड करता हूँ। तो देखो इसने फर्स्ट 4 कैरेक्टर लिए हैं और बाकी की जो चीज़ थी वो इसने फ्लश कर दी है। इसने फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ले लिए हैं RADH, और उसके बाद में A से लेके आगे तक का जितना भी था वो उसने फ्लश कर दिया है। तो ये अपन ने एक और फंक्शन स्टडी कर लिया, इसका नाम था रीड बाइट्स। अब अपन इसमें याद रख लेते हैं, इसमें अपन एक कैरेक्टर एरे पास करते हैं और मैक्सिमम लेंथ कितने कैरेक्टर्स अपने को चाहिए ये पास करते हैं। ये मैक्सिमम लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बफर ओवरफ्लो नाम की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे अपनी डेटा की साइज जो थी, कैरेक्टर एरे की साइज वो 5 थी मैक्सिमम, और अगर यूज़र यहाँ पे 5 से ज़्यादा दे देता तो अपनी स्ट्रिंग ओवरफ्लो हो जाती, जो अपन नहीं चाहते हैं, और उससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती थी जो अपन ने अवॉइड कर ली लेंथ पास करने की वजह से। नेक्स्ट है सीरियल डॉट सेट टाइम आउट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूंकि ये फंक्शंस ओरिजिनली नॉन ब्लॉकिंग थे, अपन ने ऊपर ये इफ लगा के इसको ब्लॉकिंग बनाया है। अगर मैं ये इफ नहीं लगाता हूँ, अगर मैं ये इफ नहीं लगाता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, एक बार इसका बिहेवियर आप देखिए। पहले मेरे को इसे कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल करके अपलोड करने के बाद और फिर मैंने इसे रन किया, और सीरियल मॉनिटर वापस अगर मैं चालू करता हूँ आपके सामने, वापस चालू किया है, तो ये नॉन ब्लॉकिंग है। नॉन ब्लॉकिंग होने की वजह से हर 500 मिली सेकेंड का जो डिले मैंने दे रखा है बार बार मेरे को ये चीज़ बताता है। और अब अगर मैं इसमें अपना राधा इज़ अ गुड गर्ल वाला स्ट्रिंग टाइप करता हूँ, तो इसने बस 4 कैरेक्टर लिए, और चूंकि मैं आगे का फ्लश नहीं कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट 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 4 लेते जा रहा है। पर ये अगर मैं ये डिले नहीं लगाता तो ये बहुत तेज चल रहा होता, 100 मिली सेकेंड का डिले। अगर ये डिले नहीं लगाता तो ये कोड बहुत फास्ट चल रहा होता। अब अपन एक नई चीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेट टाइम आउट। ये अपन सेटअप के अंदर लिखेंगे क्योंकि अपने को एक बार ही सेट करना है, वैसे आप मल्टीपल टाइम सेट कर सकते हैं। सीरियल डॉट सेट टाइम आउट, serial dot set timeout sets the maximum milliseconds to wait for serial data। चूंकि ये नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन है ओरिजिनली, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, तो अपन इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये कितने मिली सेकेंड्स तक रुके। डिफॉल्ट इज 1000 मिली सेकेंड्स। ये 1000 मिली सेकेंड्स तक सीरियल डॉट सेट टाइम आउट जो है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है टाइम आउट की वो 1000 मिली सेकेंड्स है। 1000 मिली सेकेंड्स तक कोई डेटा नहीं आता है तो ये आगे चलता है। इसका मतलब अगर मैं 1000 मिली सेकेंड्स का ये मेरा डिले नहीं लगाता तो भी ये 1000 मिली सेकेंड्स के लिए वेट करता, यानी 1 सेकेंड के लिए वेट करता। सो लेट अस चेक, मैंने अपने डिले को कमेंट कर दिया है और सीरियल मॉनिटर पे मैं वापस चलता हूँ, और ये फिर भी 1 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे ब्लॉकिंग ही रखना नॉन ब्लॉकिंग ही रखना चाहता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे सीरियल डॉट टाइम आउट की नई वैल्यू दे देता हूँ, सीरियल डॉट टाइम आउट की मैं अगर इसको एक नई वैल्यू असाइन कर देता हूँ जो कि हाई वैल्यू है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 सेकेंड्स के लिए 10 और 1 2 3 मिली सेकेंड्स, तो 10,000 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। और अब मैं अपने सीरियल मॉनिटर को कॉल करता हूँ, और सीरियल मॉनिटर को बुलाने के लिए, इन्वोक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम को प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे लिए 10 सेकेंड्स की वेट कर रहा है, मेरे को कोई डिले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब अगर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी तो वो स्ट्रिंग इसने ले ली। 4 4 के ब्लॉक्स में उसको तोड़ता गया, और कुछ भी एंटर नहीं करता हूँ और 10 सेकेंड्स वेट करता हूँ तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो कभी कभी आपको इस तरह के नॉन ब्लॉकिंग फंक्शंस के साथ सेट टाइम आउट यूज करके भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक और एग्जांपल
फंक्शन अपन स्टडी करना चाहते हैं लाइब्रेरी से, इसका नाम है serial डॉट रीड बाइट्स until। उस वक्त तक बाइट्स रीड करता जाएगा जब तक एक गिवन स्पेशल कैरेक्टर जो है, यूजुअली स्पेशल अपन अपनी इच्छा से दे रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का वेट करेगा, जब तक वो कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक बाइट्स रीड करता जाएगा, या फिर उससे पहले टाइम आउट ना हो जाए। serial डॉट रीड बाइट्स until read characters from serial buffer into an array। The function terminates if the terminator character is detected, the determined length has been read, or it times out। तो अपन इसको यूज करेंगे, देखते हैं इसमें रेडीमेड एग्जांपल है क्या, इसमें रेडीमेड एग्जांपल नहीं है। अपन serial डॉट रीड बाइट्स until इसको यहाँ से कॉपी करते हैं सिंटेक्स में से। इसमें तीन चीजें पास करनी है। एक तो वो स्पेशल कैरेक्टर जो कि अपने टर्मिनेटर कैरेक्टर का काम करेगा, वो कैरेक्टर इज, ये आप पूरा पढ़िए, सिंटेक्स एंड पैरामीटर्स पूरा पढ़िए। इसमें इसने दे रखा है एक आपको कैरेक्टर पास करना है, ठीक है। द कैरेक्टर टू सर्च फॉर, यही अपना टर्मिनेशन वाला कैरेक्टर होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूं, जब तक उसमें हैश नहीं आ जाए स्ट्रिंग में, तब तक उस स्ट्रिंग को रीड करना है। बफर पहले की तरह ही है, ये वो मेरा कैरेक्टर एरे है, और लेंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड कैरेक्टर्स। तो मैं यहां से इसे कॉपी करता हूं, serial डॉट रीड बाइट्स until कैरेक्टर, और इसको अपन यूज करके देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे अपन चलते हैं, रीड बाइट्स, डेटा 4 दे ही रखा था, यहाँ पे एक नई चीज ऐड करनी है केवल। तो कैरेक्टर में अपन लोग कह देते हैं कि जब तक हैश कैरेक्टर नहीं आ जाता है तब तक डेटा को रीड करे। और अब मैं यहाँ पे डेटा थोड़ा बढ़ा देना चाहता हूँ, 24 कर देते हैं, और ऊपर डेटा की साइज बढ़ा देते हैं, 25 कर देते हैं। और ये उस वक्त तक रीड करता जाएगा मेरी स्ट्रिंग को जब तक कि उसको हैश नहीं मिल जाता या फिर ये टाइम आउट नहीं हो जाता। तो अपन लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा, अब तक भी अपन वो प्रोग्राम नहीं बना सकते इजीली जो दो नंबर्स को ऐड करता हो। अपन ने अब तक कैरेक्टर इनपुट करना सीखा ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग तरीके से, स्ट्रिंग इनपुट करना सीखा ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग तरीके से, टाइम आउट यूज करके, टर्मिनेशन कैरेक्टर या डिलीमीटर यूज करके, मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करके, लेकिन इंटीजर को एंटर करना नहीं सीखा। अभी भी अगर अपन जैसे दो स्ट्रिंग्स एंटर करना चाहते हो, जैसे मैं इसे num1 नाम दे दूं, अगर इसे अगर मैं num1 नाम दे दूं, और मैं एक कैरेक्टर num2 यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और दोनों छोटे छोटे नंबर्स होंगे, 10-10 डिजिट्स के मैक्सिमम नंबर होंगे, और उन नंबर को मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं उन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकता हूँ अभी भी, क्योंकि वो जो नंबर्स आ रहे हैं इनपुट में वो कैरेक्टर्स ही हैं। तो एक और फंक्शन अपने को पढ़ना होगा, उस फंक्शन का नाम है पार्स int। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे आपको रेडीमेड एग्जांपल नहीं दे रखा है। पार्स int क्या करता है कि एक नंबर आपको एंटर करवा देता है। लुक्स फॉर नेक्स्ट वैलिड इंटीजर इन द इनकमिंग सीरियल स्ट्रीम, पार्स int inherits from stream class। तो इन पर्टिकुलर इनिशियल कैरेक्टर्स दैट आर नॉट डिजिट्स और माइनस साइंस आर स्किप्ड। यानी अगर मैं देना चाहूँ राधा इज अ -20 मार्क्स होल्डर स्टूडेंट, तो वो केवल माइनस साइन और 20 को ले लेगा, और आगे के जो कैरेक्टर्स थे राधा इज वो सारे कैरेक्टर्स स्किप कर देगा, उन कैरेक्टर्स को नहीं लेगा। तो पार्स int के अंदर अपन इसके दो फॉर्म्स हैं, और ये पार्स int ऐसे भी कॉल हो जाता है, और इसमें अपन स्किप कैरेक्टर जो है वो भी अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो स्किप कैरेक्टर यूज टू स्किप द इंडिकेटेड कैरेक्टर्स इन सर्च, यूज फॉर एग्जांपल टू स्किप थाउजेंड्स डिवाइडर। अगर आप इस तरह का नंबर एंटर करना चाहते हैं जिसके अंदर 1000 आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉमा आता है, यानी मैं 1 लाख लिखना चाहूँ या 1000 लिखना चाहूँ, तो आप चाहते हैं कि 1000 को तो ले ले, लेकिन 1 को ले ले और इन 3 जीरो को ले ले, लेकिन ये कॉमा जो है ना उसको स्किप कर दे। अगर कॉमा स्किप कर दिया जाता है तो ये पूरा 1000 हो जाता है, नहीं तो 1 अलग है और 000 अलग है।
तो पार्स आईएनटी की भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। अगला जो है वो रीड स्ट्रिंग है। अब रीड स्ट्रिंग और रीड बफर जो अपन ने पहले पढ़ा था, या रीड बाइट्स पढ़ा था, सीरियल डॉट रीड बाइट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। रीड स्ट्रिंग के अंदर अपन एक स्ट्रिंग ही रीड कर सकते हैं, जबकि पहले अपन एक कैरेक्टर एरे रीड करते थे। तो इसमें अपन स्ट्रिंग डेटा टाइप काम में ले सकते हैं। रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग रेड फ्रॉम सीरियल बफर। ठीक है, तो इसके बारे में भी वही सारे रूल्स हैं। सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग रीड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम सीरियल बफर इनटू अ स्ट्रिंग, द फंक्शन टर्मिनेट्स इफ इट टाइम्स आउट। तो इसमें अपन लोग एक छोटा सा एग्जांपल जरूर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसमें अपन लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप, अभी तक तो अपन एक एरे डिक्लेयर कर रहे थे, ये कैरेक्टर एरे है। कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करने की जगह डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखेंगे, और स्ट्रिंग लिख लेंगे लाइक माई एस टी आर लिख लेंगे, माई एस टी आर। और स्ट्रिंग की साइज अपने को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। माई एस टी आर लिख लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया, और अपन लिख सकते हैं कि भाई माई एस टी आर इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। और देखते हैं कि अपन ने सही किया है या नहीं किया है। और इसमें अपने को कोई पैरामीटर्स पास करने हैं, नन पैरामीटर्स पास करने हैं, और ये अपने को सिर्फ एक स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। तो इससे काम लेना ज़्यादा इजी है, इसमें अपन को कैरेक्टर एरे डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। अपन ने सिर्फ लिखा माई एस टी आर नाम की एक स्ट्रिंग है, और जो भी यूज़र ने दिया उसको अपन ने ये तो अपन अब काम में नहीं ले रहे हैं। और अपन यहाँ पे यूज़र को ये प्रिंट करके दिखा देते हैं। तो कंट्रोल यू से अपलोड, सेव एंड कंपाइल, और कंट्रोल शिफ्ट एम से मॉनिटर खुल जाएगा। और ये अपने को कहता है प्लीज एंटर समथिंग, और अपने पास में स्ट्रिंग पहले से पड़ी है, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, एंटर। उससे पहले वो टाइम आउट हो गया मेरे एंटर करने से पहले। तो अपन लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, राहुल इज अ गुड बॉय, या फिर कर्सर वहां पे नहीं था। अच्छा, एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ उसने लिया है, लेकिन एक डिले के साथ लिया है, ये मेरे को कॉपी नहीं करने दे रहा है। ओके, तो ये टाइम आउट की वजह से हो रहा है। अपन ये टाइम आउट वाला यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद वापस इसे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद में अपन सीरियल मॉनिटर स्टार्ट करते हैं, और सीरियल मॉनिटर के अंदर अपन लोग रेडीमेड स्ट्रिंग जो अपने पास पहले से तैयार है वो दे देते हैं। और अब ये रुका हुआ नहीं है, और अपना स्ट्रिंग ले रहा है। मैं मल्टीपल टाइम्स अगर ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये स्ट्रिंग ले रहा है। तो सीरियल डॉट स्ट्रिंग में उसको ये नहीं पता था कि कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, और इसने वेट भी नहीं किया इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ से कैरेज रिटर्न भेजूंगा या न्यू लाइन भेजूंगा। उसे पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम इसके साथ में है, जिसको आप वर्क अराउंड से सॉल्व कर सकते हो, जैसे अपन ने पहले एग्जांपल्स में देखा। अब अपने को दो लास्ट फंक्शंस और डिस्कस करने हैं। सीरियल डॉट रीड अंटिल है, जिससे आप एक टर्मिनेशन कैरेक्टर्स बता सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर दे देंगे, जैसे आप स्लैश आर या स्लैश एन दे दें यहाँ पे, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और लास्ट फंक्शन है सीरियल डॉट राइट। सीरियल डॉट राइट से आप राइट कर सकते हैं, जैसा अपन ने सीरियल डॉट रीड पढ़ा था उसी तरह से सीरियल डॉट राइट है। और ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था वेरी फर्स्ट टाइम, जब अपन ने सीरियल डॉट प्रिंट डिस्कस किया था, तब मैंने आपको सीरियल डॉट राइट से भी यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल डॉट राइट 97। इसे मैंने अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे देखा, और ये लोअर केस ए प्रिंट कर रहा है। तो सीरियल डॉट राइट क्या करता है कि अगर अपन इसमें 97 देते हैं फॉर एग्जांपल, आस्क की वैल्यू देते हैं ए की,